नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सब। आपको कहते हुए अत्यंत हर्ष हो रहा है कि आज से हम लेके आ रहे हैं आपके लिए ज्योग्राफी की एक ऐसी सीरीज जहां से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और राजस्थान से संबंधित तमाम उन एग्जामों में जहां पर आपको टॉपिक दिया गया है राजस्थान की ज्योग्राफी। ये हम बात कर रहे हैं एक ऐसी सीरीज की जो अपने यूट्यूब चैनल पर आपको एकदम फ्री में मिलेगी। आप और हम मिलकर पढ़ेंगे तमाम उन पहलुओं को जहां से सवाल बनते हैं। राजस्थान ज्योग्राफी से संबंधित सवाल हर एग्जाम में बहुत अच्छी मात्रा में पूछे जाते हैं, चाहे वो कोई सा भी एग्जाम हो। राजस्थान के अंतर्गत होने वाले हर एग्जाम में बहुत बड़ा पार्ट रहता है अपनी राजस्थान ज्योग्राफी का। जी, हम शुरू करने जा रहे हैं आज से एक ऐसी सीरीज जहां हम जीरो से लेके पूरे राजस्थान को कवर करेंगे, पूरी राजस्थान की ज्योग्राफी को कवर करेंगे। फिर चाहे राजस्थान ज्योग्राफी से संबंधित किसी भी परीक्षा में कोई भी पार्ट आए, आप उस पर निशाना लगाओगे, आप उस परीक्षा में आने वाले हर सवाल को आसानी से हल करोगे। फिर चाहे वो एग्ज़ाम रीड का हो, चाहे ग्रेड थर्ड का हो, चाहे सेकंड ग्रेड का हो, चाहे फर्स्ट ग्रेड का हो, चाहे पटवार का हो, चाहे वीडियो का हो, चाहे लैब असिस्टेंट का हो, तमाम उन एग्जामों को कवर करते हुए हम चलेंगे जहां पर राजस्थान ज्योग्राफी से संबंधित सवाल आपसे पूछे जाते हैं। तो आज अपनी पहली क्लास रहने वाली है जिसमें हम राजस्थान के परिचय के बारे में चर्चा करेंगे कि किस तरीके से अपने राजस्थान की उत्पत्ति हुई। हम किसी भी चीज़ को देखने के लिए उसके थोड़े से बैकग्राउंड में जाते हैं कि उसका इतिहास क्या रहा है, कहाँ से ये उत्पन्न हुआ है। तो आज हम पहली क्लास में शुरुआत करेंगे राजस्थान की उत्पत्ति से। तो देखिए, आज अपना जो है पहला टॉपिक है, पहली क्लास है राजस्थान की उत्पत्ति। राजस्थान की उत्पत्ति के बारे में आपको थोड़ी जानकारी होनी चाहिए कि कहाँ से अपना राजस्थान निकला है, किस तरीके से अपने राजस्थान का निर्माण हुआ है। तो हम थोड़ा सा बैक में जाके देखें कि कहाँ से सबसे पहले पृथ्वी का निर्माण हुआ, पृथ्वी कैसी थी, कैसे उस एक भूखंड से अलग अलग महाद्वीपों का निर्माण हुआ, फिर उन महाद्वीपों से किस तरीके से अपने को वर्तमान राजस्थान जो है वो मिला। तो देखिए, राजस्थान की उत्पत्ति, राजस्थान की उत्पत्ति सबसे पहले हम बात करें इस पृथ्वी की, तो ये संपूर्ण जो पृथ्वी है एक भूखंड के रूप में उपस्थित थी। एक भूखंड के रूप में उपस्थित थी जिसका नाम था पेंजिया। क्या नाम था? पेंजिया। उस पेंजिया के चारों ओर एक विशाल जलराशि उपस्थित थी भाई। उस पेंजिया के चारों ओर एक विशाल जलराशि थी जिसका नाम था पेंतालासा। क्या नाम था? पेंतालासा। तो शुरुआती जो आपको देखने को मिलेगा कि भाई ये पृथ्वी जो वर्तमान स्वरूप में है वो किस के रूप में उपस्थित थी, तो वो एक पेंजिया नाम के भूखंड के रूप में उपस्थित थी जिसके चारों ओर एक विशाल जलराशि का घेरा था, उसका नाम था पेंतालासा। देखिए, ये पेंजिया जो विशाल जलराशि से घिरा था, भविष्य में लाखों साल बाद में इसमें विखंडन हुआ। क्या हुआ? विखंडन हुआ। और उस विखंडन के लिए दो बल वो थे प्रभावशाली। एक था ध्रुवीय प्लायन बल। कौन सा था? ध्रुवीय प्लायन बल। और दूसरा था ज्वारीय बल। कौन सा? ज्वारीय बल। ये दो बलों ने, इन दो बलों के द्वारा जो पेंजिया नाम का जो शुरुआती एक भूखंड था उसमें क्या है? विखंडन हुआ भाई। इन दोनों बलों के कारण इनमें विखंडन हुआ। विखंडन होने के बाद एक अंगारा लैंड बना, दूसरा गोंडवाना लैंड बना। इस पेंजिया नाम के विशाल भूखंड में जब विखंडन हुआ तो ये दो पार्टों में बटा हुआ है, एक अंगारा लैंड, एक गोंडवाना लैंड। एक था अंगारा लैंड और दूसरा गोंडवाना लैंड। ये दो भूखंड इसके विखंडन से नए आए हुए। अब देखिए, जब इनका विखंडन हुआ तो इनके बीच में एक भूसन्निधि बनी। क्या बनी? एक भूसन्निधि बनी जिसमें ये जो पेंतालासा है इस विशाल जलराशि का कुछ भाग यहां बीच में भर गया। इन दोनों के बीच में बनने से एक नए सागर का निर्माण हुआ जिसे वर्तमान में क्या है, जिसके अवशेष अपने को राजस्थान में देखने को मिलते हैं। उस विशाल जलराशि के बनने से एक नए सागर का निर्माण हुआ जिसे हम 33 सागर के नाम से जानते हैं। क्या? 33 सागर। तो देखिए, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड जो पेंजिया के विखंडन से अपने अस्तित्व में आए, इनके बीच में विशाल जलराशि के बनने से एक सागर का निर्माण हुआ जिसे हम 33 सागर कहते हैं। अब देखिए, अंगारा लैंड,
अंगारा लैंड का भाई राजस्थान की उत्पत्ति में कोई ज्यादा योगदान नहीं है, या यूं कहें कोई भी योगदान नहीं है। तैतीस सागर और गोंडवाना लैंड का राजस्थान की उत्पत्ति में योगदान है। इसके बारे में भी थोड़ा अपन देखें तो ये जो अंगारा लैंड है, इसके जो भाग है वो यूरेशिया और उत्तरी अमेरिका वाला जो पार्ट है, जो यूरेशिया यूरेशिया ये यूरेशिया ये वाला भाग, और उत्तरी अमेरिका ये वाला भाग है जो अंगारा लैंड के द्वारा निर्मित है भाई। अब देखिए राजस्थान के जो निर्माण में है वो योगदान किसका है? तैतीस सागर का है और गोंडवाना लैंड का है। जो राजस्थान में आगे की स्लाइड में अपन देखेंगे कि जो राजस्थान में प्राचीन भूखंड है उनके निर्माण में गोंडवाना लैंड का योगदान है, और जो नए भूखंड जो भौतिक स्वरूप अपने को देखने को मिलते हैं, जो भौतिक प्रदेश है नए वाले, वो तैतीस सागर के अवशेष। तो राजस्थान निर्माण में योगदान किसका है? गोंडवाना लैंड और तैतीस सागर का। अंगारा लैंड का जो योगदान है वो यूरेशिया और उत्तरी अमेरिका के निर्माण में है। आगे देखिए, पृथ्वी उत्पत्ति के समय विशाल भूखंड जिसका नाम क्या अपन ने देखा? पेंजिया। क्या नाम भाई? पेंजिया। और पेंजिया का अर्थ क्या होता है? संपूर्ण पृथ्वी। संपूर्ण पृथ्वी एक भूखंड के रूप में ही तो उपस्थित थी जिसका नाम अपन ने क्या पढ़ा? पेंजिया। और पेंजिया का अर्थ कोई पूछे तो क्या होता है? पेंजिया का अर्थ होता है संपूर्ण पृथ्वी। अब आगे देखिए, पेंजिया के चारों ओर विशाल जलराशि, पेंजिया के चारों ओर जो विशाल जलराशि थी उसका नाम अपन ने क्या दिया? पैंतालासा। क्या नाम दिया? पैंतालासा नाम दिया भाई। कालांतर में जब पेंजिया विखंडित हुआ, पेंजिया जब विखंडित हुआ, जब अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड नामक दो भूखंडों का निर्माण हुआ। देखिए इसका विखंडन कब हुआ भाई? प्रारंभिक कार्बोनिफेरस से मध्य जुरासिक। देखिए अपने ज्योग्राफी है, जो ज्योग्राफी में एक टाइम स्केल चलती है भाई, टाइम स्केल चलती है। क्या चलती है? टाइम स्केल चलती है, जिसके अनुसार कार्बोनिफेरस से लेके मध्य जुरासिक का जो काल है उस समय ये पेंजिया विखंडित हुआ। यहां से प्रारंभ हुआ, यहां तक इसका विखंडन हुआ। प्रारंभिक कार्बोनिफेरस से मध्य जुरासिक के बीच में पेंजिया का विखंडन हुआ, और इसके विखंडन से अंगारा लैंड और गोंडवाना नामक दो भूखंडों का निर्माण हुआ। इनके बीच में जो भूसन्नति बनी उसमें पानी भरने से क्या? तैतीस सागर का निर्माण हुआ। आगे देखिए, विभाजन होने के बाद अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के बीच एक भूसन्नति जिसे क्या कहते हैं? पर्वतों का पालना भी कहते हैं भाई। पर्वतों के निर्माण में इस भूसन्नति का बहुत अहम योगदान होता है। आगे जब भौतिक भूगोल की कभी क्लास लगेगी तब बताएंगे कि क्यों इस भूसन्नति को पर्वतों का पालना कहा जाता है। का निर्माण हुआ जिसमें पैंतालासा का जल भर गया और तैतीस सागर का निर्माण हो गया भाई। तैतीस सागर का निर्माण हो गया। अब देखिए राजस्थान निर्माण में किन किन का योगदान रहा? अपन ने पहले देखा कि राजस्थान के जो निर्माण में है वो तैतीस सागर और गोंडवाना लैंड का महत्वपूर्ण योगदान रहा। देखिए गोंडवाना लैंड में तैतीस सागर का राजस्थान के निर्माण में योगदान रहा। अब देखिए जो पुराने भूखंड है जो पुराने भूखंड है और जो नए हैं, नए के निर्माण में तैतीस सागर का योगदान है, और पुराने का योगदान किसमें है भाई? गोंडवाना लैंड का योगदान, पुराने जो भौतिक प्रदेश है उनके योगदान। गोंडवाना लैंड व तैतीस सागर का योगदान है राजस्थान के निर्माण में। जो पुराने भौतिक प्रदेशों का निर्माण हुआ है, जैसे अरावली हुआ, हाड़ौती का प्रदेश है, तो उनके जो योगदान निर्माण में योगदान है वो किसका है? गोंडवाना लैंड का है। और तैतीस सागर जैसे नए भौतिक प्रदेशों का निर्माण, जो राजस्थान में नए भौतिक प्रदेश है उनका निर्माण तैतीस सागर के कारण हुआ है। जैसे जैसे पश्चिमी मरुस्थल और पूर्वी मैदानी भाग जैसे राजस्थान के भौतिक प्रदेश है, पश्चिमी मरुस्थल, अरावली प्रदेश, पूर्वी मैदान और हाड़ौती प्रदेश। तो जो अरावली और हाड़ौती है उसके निर्माण में योगदान किसका है भाई? गोंडवाना लैंड का है। और पश्चिमी मरुस्थल और पूर्वी मैदान कहाँ, कैसी मिट्टी मिलती है यहाँ पर? मिट्टी कैसी मिलती है भाई पूर्वी मैदान में? जलोढ़ मिट्टी मिलती है। कैसी मिट्टी?
जलोढ़ मिट्टी मिलती है जो काफी उपजाऊ है। और पूरे भारत में देखें तो पूरी नहीं बल्कि उत्तरी भारत का जो विशाल मैदान है उसमें इस प्रकार की मिट्टी देखने को मिलती है। आगे देखिए, राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का समयानुसार क्रम। कई बार क्या होता है कि यहाँ से सवाल बनते हैं कि सबसे पुराना कौन सा है, सबसे नया कौन सा है। तो हम क्रम वाइज देख लेते हैं कि सबसे पहले राजस्थान का भौतिक प्रदेश कौन सा बना और सबसे बाद में कौन सा बना। तो अपन एक मैप के द्वारा समझेंगे, क्योंकि ज्योग्राफी है वो एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको एक बार पढ़ने के बाद दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती, यदि यदि आपने उसको पढ़ने में मैप का यूज किया है, मानचित्र का उपयोग किया है, तो भूगोल को दोबारा इतनी गहराई से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती। जिस भूगोल को हम एक साल में पढ़ते हैं, यदि अच्छी मैपिंग के द्वारा अपन लोगों ने अध्ययन किया है, तो उस एक साल के सार को अपन 15 दिन में पढ़ के तैयार कर सकते हैं। भाई भूगोल इतना आसान सब्जेक्ट है। तो देखिए, ये है अपनी अरावली, राजस्थान के लगभग 9% भाग पे ये फैली हुई है। और कैसे राजस्थान में विकिरण की भांति ये उपस्थित है, विकिरण की भांति उपस्थित है। और आपको पता है कि ये कहाँ से, गुजरात से लेकर दिल्ली तक विस्तृत है। 692 किलोमीटर लंबी है, जिसका राजस्थान में 550 लगभग 80% विस्तार राजस्थान में है। और राजस्थान में कहाँ से लेके कहाँ तक विस्तृत है भाई, ये आप कमेंट बॉक्स में बताने की कोशिश करें। तो देखिए, सबसे जो प्राचीन भूखंड है राजस्थान का भौतिक प्रदेश है अरावली। सबसे प्राचीन कौन सा है, अरावली। उसके बाद निर्माण किसका हुआ भाई, ये देखिए 2 नंबर पे आपको दिख रहा है हाड़ौती के बाद हाड़ौती। हाड़ौती के 4 जिले कौन कौन से भाई, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। हाड़ौती एक ऐसा प्रदेश है जहां राजस्थान की सर्वाधिक वर्षा होती है। झालावाड़ इसमें एक जिला पड़ता है जहां सर्वाधिक संतरे उत्पादित किए जाते हैं, इस कारण उसे राजस्थान का नागपुर भी कहते हैं। देखिए, उसके बाद हाड़ौती के निर्माण के बाद राजस्थान के मरुस्थल का निर्माण हुआ। ये राजस्थान के लगभग 61.41% भाग पर पश्चिमी क्षेत्र में राजस्थान में विशाल मरुस्थल फैला हुआ है, जो हाड़ौती के बाद में निर्मित हुआ है भाई। हाड़ौती के बाद में इसमें लगभग राजस्थान की 40% जनसंख्या निवास करती है। इस क्षेत्र में धूल भरी खूब आंधियां चलती है, लू चलता है, बबूलिया जैसे चक्रवात छोटे छोटे देखने को मिलते हैं। तो कहाँ मिलते हैं वो, पश्चिमी राजस्थान में। और पश्चिमी राजस्थान में क्या है, विशाल मरुस्थल है। अब उसके बाद देखिए, इसके बाद जो निर्माण हुआ पूर्वी मैदान का, पूर्वी मैदानी भाग, जहां राजस्थान के सर्वाधिक क्या होती है, उपजाऊ मृदा आपको देखने को मिलती है। सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र भी है ये, काफी बाद में बना, या यूं कहें कि जो राजस्थान के भौतिक प्रदेश है उनमें आखिर में पूर्वी मैदान का निर्माण हुआ भाई। देखिए, सबसे प्राचीन अरावली का निर्माण, उसके बाद हाड़ौती का निर्माण, उसके बाद मरुस्थल का निर्माण, उसके बाद पूर्वी मैदान का निर्माण। ये जो शुरुआती 2 है, ये इनके योगदान में, इनको बनने में योगदान किसका रहा, गोंडवाना लैंड का। जो अरावली और हाड़ौती है, इनके निर्माण में योगदान रहा गोंडवाना लैंड का। और मरुस्थल वे पूर्वी मैदान के निर्माण में योगदान आपको मिलेगा 33 सागर का। राजस्थान में जो खारे पानी की झीलें हैं वो इसी 33 सागर के अवशेष से। और राजस्थान की सर्वाधिक खारे पानी की जो झीलें हैं वो नागौर जिले में देखने को मिलती है। राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील सांबर झील है, जो प्रशासनिक दृष्टि से जयपुर जिले में है। और क्षेत्रफल के हिसाब से अपन देखें तो अपने नागौर जिले में ज्यादा पड़ती है। उसके बाद देखिए आगे, राजस्थान की स्थिति में विस्तार। राजस्थान की स्थिति कहां पर है, विश्व में कहां पर है, भारत में कहां पर है, उसका अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार क्या है, उत्तर से दक्षिण उसकी लंबाई क्या है, पूर्व से पश्चिम उसकी चौड़ाई क्या है, इन तमाम बिंदुओं को हम विस्तृत तरीके से देखने वाले हैं। देखिए, विश्व में राजस्थान की जो स्थिति है वो कैसी है, आपको देखने को मिलेगा। जो गोलार्ध है, ये ग्लोब है। ग्लोब को 2 भागों में बांटने वाली जो रेखा है वो भूमध्य रेखा है, विषुवत रेखा है, जिसे 0 डिग्री रेखा भी कहते हैं। ये ग्लोब को 2 भागों में विभाजित करती है। एक ये है 0 डिग्री देशांतर रेखा। ग्लोब पर जो आड़ी रेखाएं होती है वो अक्षांश होती है, जो खड़ी रेखाएं होती है वो देशांतर होती है। ये 0 डिग्री देशांतर रेखा जो इंग्लैंड के ग्रीनविच नामक जगह से गुजरती है और क्या करती है, आपको देखने को मिलेगा कि विश्व को 2 भागों में
विभाजित कर रही है। तो देखिए विश्व में, ये विश्व है, ये अपन पढ़ रहे हैं 0 डिग्री देशांतर 0 डिग्री अक्षांश। इसके अकॉर्डिंग विश्व 4 भागों में आपको विभाजित दिख रहा है। उत्तरी, पूर्वी, दक्षिणी, पश्चिम, सॉरी दक्षिणी, पूर्वी भाग, दक्षिणी, पश्चिमी, उत्तरी, पश्चिमी भाग। ये विश्व को आप 4 भागों में देख सकते हो जब 0 डिग्री अक्षांश और 0 डिग्री देशांतर को आप दर्शा दोगे। देखिए इसी मैप की बात यहां पर हो रही है। विश्व में ऐसा करने पर राजस्थान कैसा दिखेगा, कौन सी दिशा में दिखेगा? ऐसा करने पर आपको राजस्थान उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में नजर आएगा। देखिए यहां पर नजर आएगा राजस्थान, आपको उत्तरी पूर्वी दिशा में नजर आएगा। जब विश्व का मैप आप देखोगे तो राजस्थान उत्तरी पूर्वी दिशा में देखने को मिलेगा। और यहां पर देखिए आपको एक सुंदर तरीके से दर्शाया गया है, बताया गया है कि कौन कौन से कोण जो है उनको क्या क्या नाम दिया गया है। यदि कई बार सवाल आ जाता है सीधा कि राजस्थान विश्व में कौन सी दिशा में स्थित है, जिस दिशा में स्थित है उस कोण का क्या नाम है? तो देखिए उत्तर पूर्वी जो कोण है उसको ईशान कोण कहते हैं, जो उत्तरी पूर्वी दिशा का कोण है उसे ईशान कोण कहते हैं, जो दक्षिणी पूर्वी दिशा का कोण है उसे अग्नि कोण कहते हैं, आग्नेय कोण कहते हैं इसको भाई। इसको नेतृत्व कोण कहते हैं, जो ये दक्षिणी पश्चिमी वाला कोण है इसको नेतृत्व कोण कहते हैं, इसको वायवीय कोण कहते हैं। ये आपको चारों याद करने हैं भाई कोण। कई एग्जाम ऐसे होते हैं जहां यहां से सवाल आपको देखने को मिलते हैं। तो ये ईशान कोण, आग्नेय कोण, नेतृत्व कोण और वायवीय कोण। राजस्थान की हम बात करें विश्व के संदर्भ में तो आपको ईशान कोण में देखने को मिलेगा। अब देखिए अक्षांशीय दृष्टि से, अक्षांशीय दृष्टि से ये अपन ने यहां पर देखा, वापस देख लेते हैं। ये देखिए 0 डिग्री दर्शाई गई है। 0 डिग्री अक्षांश रेखा जो क्या करती है, विश्व को 2 भागों में बांटती है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में। आप यदि देखोगे कभी भौतिक भूगोल का जब पार्ट आएगा तब देखेंगे अक्षांश और देशांतरों के बारे में विस्तार से। लेकिन एक बार मोटे तौर पे आपको पता होना चाहिए कि ये 0 डिग्री देशांतर रेखा है, ये 0 डिग्री देशांतर सॉरी अक्षांश रेखा है, 0 डिग्री अक्षांश रेखा है। ये यहां पर 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश, ये यहां पर 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। इसको उत्तरी ध्रुव बोलते हैं, इसको दक्षिणी ध्रुव बोलते हैं। यदि आपको कोई पूछे कि ग्लोब पर अक्षांश कितने हैं, अक्षांश रेखाएं कितनी हैं, तो देखिए ये एक बिंदु के रूप में, ये एक बिंदु के रूप में, मतलब ये सिर्फ अक्षांश है ना कि अक्षांश रेखाएं। विभिन्न अक्षांशों को मिलाने वाली रेखा अक्षांश रेखाएं कहलाती है। तो यहां पर तो भाई दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव सिर्फ बिंदु के रूप में, ये कोई रेखा के रूप में नहीं है, ये किसी भी अक्षांश को मिलाती नहीं है, ये बिंदु के रूप में। तो ये अक्षांश तो होंगे लेकिन अक्षांश रेखाएं हम इनको नहीं बोल सकते। अब देखिए 0 से, 0 संख्या में तो ये ऐड होगी, नाम इसका 0 डिग्री है लेकिन संख्या में ये 1 होगी भाई। अब 1 से अपन चलेंगे, 1 2 3 4 इस तरीके से अपन चलेंगे तो 90 तक चलेंगे। मतलब है उत्तरी गोलार्ध है वहां अक्षांश कितने, 90। ऐसे ही यहां पर होंगे दक्षिणी गोलार्ध में अक्षांश कितने, 90। यदि आपको कोई पूछे कि ग्लोब पर अक्षांश कितने तो 90, 90 कितने हो गए भाई, 180 और एक ये 0 डिग्री, 0 डिग्री अक्षांश, तो इसको प्लस कर दो। तो आपको कोई पूछे कि ग्लोब पर अक्षांश कितने, 181। कितने अक्षांश, 181। अब मैंने कहा कि उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव क्या है, एक बिंदु के रूप में। अब आपको कोई पूछे कि ग्लोब पर अक्षांश रेखाएं कितनी है, जब आपको अक्षांश रेखाएं पूछी जाए तब इस बिंदु को निकाल देना है। मतलब है 181 में से 2 आप जब निकालोगे तो विश्व की जो ग्लोब पर क्या आ जाएगी, अक्षांश रेखाएं आ जाएगी भाई, अक्षांश रेखाएं आ जाएगी। तो 2 घटाओगे तो कितने, 179, 179। अब आपको कोई पूछे कि ग्लोब पर अक्षांश कितने, अक्षांश कितने बताओगे, 181। आपको कोई पूछे कि ग्लोब पर अक्षांश रेखाएं कितनी, कितनी है भाई, 189, 179, 179
9। अब देखिए एक ये और दी गई है भाई, 0 डिग्री देशांतर रेखा, 0 डिग्री देशांतर रेखा। क्या कि अपन इन चीज को पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा यहाँ नॉलेज आपको होना चाहिए कि अक्षांश और देशांतर क्या है, अक्षांश रेखाएं क्या है, अक्षांश क्या है। तो ये देखिए 0 डिग्री देशांतर रेखा, ये इंग्लैंड की एक जगह है ग्रीनविच, वहां से गुजरती है, इस कारण इसे ग्रीनविच रेखा भी कहते हैं। अब देखिए इससे इधर वाला है वो क्या कहलाता है, पूर्वी गोलार्ध कहलाता है। क्या कहलाता है, पूर्वी गोलार्ध कहलाता है। और इधर वाला पश्चिमी गोलार्ध कहलाता है, पश्चिमी गोलार्ध कहलाता है। ये 0 डिग्री जो देशांतर है, इससे इधर कितने अक्षांश है, सॉरी देशांतर कितने, 180 देशांतर। इधर कितने मिलेंगे, 180 देशांतर। इधर भी 80, 180, इधर भी 180। आप मानचित्र देख रहे हैं यहाँ पर, जब ग्लोब को देखोगे, जब ग्लोब पर देखोगे तो इधर जो 180 डिग्री पूर्वी देशांतर है, जो इधर 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर है, वो ग्लोब पर आपको एक ही रेखा मिलेगी। क्या मिलेगी, आपको ग्लोब पर एक ही रेखा मिलेगी भाई। तो इस तरीके से अपन देखते हैं, तो पृथ्वी पर देशांतर कितने, 180 और 180 कितने हो गए, 360। तो पृथ्वी पर देशांतर कितने भाई, 360 देशांतर है। पृथ्वी पर अक्षांश कितने, 179। पृथ्वी पर अक्षांश कितने, 181। कितने, 181। अक्षांश रेखाएं जब पूछे तो 179। अक्षांश कितने भाई। देखिए एक बार फिर से ये तीनों जो महत्वपूर्ण सवाल है वो आपको देखने चाहिए। देखिए आपको कोई पूछे कि पृथ्वी पर अक्षांश, पृथ्वी पर अक्षांश रेखाएं, पृथ्वी पर देशांतर रेखाएं, ये तीन सवाल आपको आने चाहिए भाई। पृथ्वी पर जो अक्षांश है वो कितने हैं, 181। पृथ्वी पर जो अक्षांश रेखाएं है वो कितनी, 179। 179। पृथ्वी पर देशांतर रेखाएं कितनी है भाई, 360। 360। ये तीन सवाल आपको आने चाहिए। और तो देखिए राजस्थान की स्थिति और विस्तार में हम अपन देखें तो विश्व में जो राजस्थान की स्थिति है वो कौन से कोण में है भाई, ईशान कोण में और दक्षिणी उत्तरी, उत्तरी पूर्वी दिशा में। ईशान कोण, जिसे ईशान कोण कहते हैं, उसी कोण में कौन सी दिशा, उत्तरी पूर्वी दिशा में अपना राजस्थान स्थित है। अक्षांशीय दृष्टि से उत्तरी गोलार्ध में अपन ने देखा कि ये जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा इससे ऊपर है, ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा इससे ऊपर है, तो अक्षांशीय दृष्टि से राजस्थान उत्तरी गोलार्ध में है और देशांतरीय दृष्टि से राजस्थान कौन से गोलार्ध में है, पूर्वी गोलार्ध में स्थित है भाई राजस्थान। ये देखिए इधर पश्चिमी गोलार्ध, इधर वाला पूर्वी गोलार्ध। तो अक्षांशीय दृष्टि से राजस्थान उत्तरी गोलार्ध में और देशांतरीय दृष्टि से राजस्थान पूर्वी गोलार्ध में। भारत में स्थिति देखे तो, भारत में स्थिति देखे तो यहां पर मिलेगी भाई, कौन से कौन, देखिए विश्व में अपन राजस्थान की स्थिति देखें तो राजस्थान ईशान कोण में है, और भारत में यदि राजस्थान की स्थिति देखें तो वो कौन से कोण में है भाई, वायव्य कोण में है, वायव्य कोण में है। मतलब यहां पर है, ये देखिए अपना प्यारा सा भारत है, और भारत के इस दिशा में है बोले तो उत्तर पश्चिमी दिशा में अपना प्यारा सा राजस्थान है भाई, उत्तर पश्चिमी दिशा में अपना प्यारा सा राजस्थान है। देखिए इस मैप में जो लाल लाल दिख रहा है वो अपना राजस्थान है, देश का सबसे बड़ा राज्य है भाई। कब बना, कमेंट बॉक्स में बताओगे कि मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग होने के बाद राजस्थान देश का सबसे बड़ा राज्य बना, कब बना। आगे देखिए, आगे देखिए राजस्थान का जो अक्षांशीय विस्तार कितना है, राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार कितना है, अपन ने पढ़ा कि 0 डिग्री, 0 डिग्री अक्षांश से ऊपर 90 अक्षांश से दक्षिण में 90 अक्षांश। तो अपने राजस्थान की जो स्थिति है वो अक्षांशीय दृष्टि से उत्तरी गोलार्ध में है और देशांतरी दृष्टि से पूर्वी गोलार्ध में है। तो उत्तरी गोलार्ध में जो अक्षांशीय दृष्टि से अपना राजस्थान फैला हुआ है, तो किन अक्षांशों के बीच में फैला हुआ है,
कौन से अक्षांश से लेके कहां तक राजस्थान का विस्तार है, वो चीज अपन देख रहे हैं। देखिए 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट तक अपना राजस्थान फैला है भाई। ये कौन से गोलार्ध में? उत्तरी गोलार्ध में है। तो आगे अक्षांशों के आगे क्या लगेगा? उत्तरी गोलार्ध ही लगेगा। क्या लगेगा? उत्तरी गोलार्ध ही लगेगा। राजस्थान के विस्तार के जब हम अक्षांश देखेंगे तो उनके आगे उत्तरी अक्षांश ही लगेगा। क्यों? अक्षांशीय दृष्टि से अपन ने देख लिया कि राजस्थान उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। तो देखिए यहां यहां बांसवाड़ा की एक जगह है बोरकुंडा। कौन सी जगह? बोरकुंडा। कुशलगढ़ बांसवाड़ा में ये पड़ता है भाई, बोरकुंडा। यहां 23 डिग्री 3 मिनट से अपने राजस्थान का जो है वो विस्तार शुरू हो रहा है। 23 के बाद में 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 और 30 डिग्री 12 मिनट पर राजस्थान का एक गांव है। कौन सा? कोणा गांव। वहां तक अपने राजस्थान का विस्तार है। कोणा गांव कहाँ पड़ता है भाई? ये गंगानगर। गंगानगर को राजस्थान का अन्न भंडार भी कहते हैं। इंदिरा गांधी नहर में द्वारा यहाँ पर सिंचाई होती है। उत्तरी पूर्वी, कौन से? उत्तरी पश्चिमी राजस्थान में यहाँ पर इस वाले क्षेत्र में इंदिरा गांधी नहर द्वारा सिंचाई भी होती है। अपन यहाँ पर अभी राजस्थान की सिंचाई परियोजना नहीं पढ़ रहे, अपन क्या पढ़ रहे हैं? राजस्थान का अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार पढ़ रहे हैं। तो देखिए 23 डिग्री 3 मिनट से लेके 30 डिग्री 12 मिनट तक राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार है। कहां से? बांसवाड़ा के बोरकुंडा गांव से लेके गंगानगर के कोणा गांव तक फैला हुआ है। अब देखिए अक्षांशीय अंतर कितना है भाई? आप 23 डिग्री 3 मिनट को घटाएंगे जब 30 डिग्री 12 मिनट से, तो ये निकल के आएगा कितना? 60 डिग्री 9 मिनट। तो आपको कोई पूछे कि अक्षांशीय अंतर मतलब राजस्थान कितने अक्षांशों के बीच में फैला हुआ है, तो 60 डिग्री 9 मिनट आप बताओगे। कितना बताओगे? 60 डिग्री 9 मिनट। उसके बाद देखिए उत्तर से दक्षिण की लंबाई, मतलब राजस्थान उत्तर से दक्षिण कितने किलोमीटर में फैला हुआ है? कितने किलोमीटर में फैला हुआ है भाई? 826 किलोमीटर। कितने? 826 किलोमीटर में राजस्थान उत्तर से लेकर दक्षिण तक फैला हुआ है। अब देखिए राजस्थान का उत्तरी बिंदु अपन ने चर्चा कर ली कि उत्तरी बिंदु गंगानगर में पड़ता है, कोणा गांव है। दक्षिणी बिंदु कहां पड़ता है? बांसवाड़ा में पड़ता है। क्या नाम है? बोरकुंडा नाम है। सिंपल सी बात है। ये बोरकुंडा कुशलगढ़ बांसवाड़ा में, उत्तरी बिंदु कोणा गांव गंगानगर में स्थित है। आगे चलिए राजस्थान के महत्वपूर्ण अक्षांश। राजस्थान के महत्वपूर्ण अक्षांश कौन कौन से, जहां से कई बार सवाल बन जाता है भाई। ये देखिए अपना राजस्थान है, प्यारा सा राजस्थान। ये यहां पर दिखाया गया है कर्क रेखा। कौन सी रेखा? कर्क रेखा, जो राजस्थान के दक्षिण से गुजरती है। कौन से? बांसवाड़ा के मध्य से डूंगरपुर को छूती हुई राजस्थान में कौन से 2 जिलों को ये टच करती है भाई? 2 जिलों से ये गुजरती है। राजस्थान में कितने किलोमीटर इसकी लंबाई है? कितने किलोमीटर है? कमेंट बॉक्स में बताओगे। ये देखिए 21 जून, 21 जून की स्थिति बता रही है। 21 जून को ये सूर्य है। सूर्य इस रेखा पर सीधा चमकता है। कई बार सवाल पूछते हैं, आगे पढ़ेंगे अपन। जब 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर सीधा चमकता है तो सबसे सीधी रेखा सूर्य की जो किरणें हैं सबसे सीधी कौन से जिले में पड़ेगी और सबसे तिरछी कौन से जिले में पड़ेगी? तो आप यहाँ एक तरीके से ये टॉर्च है सूर्य, इसको आप देखोगे तो कहाँ पर? सीधी तो यहाँ पे पड़ेगी। और ये टॉर्च का जो प्रकाश है वो कहाँ फैल रहा है? तो सबसे तिरछी कहाँ पड़ेगी? गंगानगर में पड़ेगी। ये आगे अपन पढ़ने वाले हैं, लेकिन मोटे तौर पे आपको साथ साथ देखते जाना चाहिए। ये देखिए राजस्थान है, दक्षिण से कौन सी रेखा? कर्क रेखा गुजर रही है। कर्क रेखा के लगभग राजस्थान उत्तर में है। कहाँ है? लगभग उत्तर में है। ये कर्क रेखा पर 21 जून की स्थिति दर्शाई गई है। 21 जून को कर्क रेखा पर सूर्य सीधा चमकता है। ये देखिए राजस्थान के महत्वपूर्ण अक्षांश है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। राजस्थान का विस्तार कहां से हो रहा है? कहां से शुरू हो रहा है? 23 डिग्री 3 मिनट से लेके। तो देखिए 23.5 डिग्री, जिसे कर्क रेखा भी अपन बोलते हैं। कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली राजस्थान की ऐसी कौन सी नदी है भाई? माही नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। अब देखिए यहां आ ही गया तो टॉपिक बीच में देख लेते हैं अपन। ये देखिए 0 डिग्री।
कौन सी? 0 डिग्री अक्षांश, जिसे क्या बोलते हैं? विषुवत रेखा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विषुवत रेखा भी बोलते हैं। इसे भूमध्य रेखा भी बोलते हैं। मतलब भू यानी पृथ्वी, पृथ्वी के मध्य वाली रेखा। अब देखिए, एक इसके दक्षिण में 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, जिसका दूसरा नाम क्या है? मकर रेखा है। क्या नाम है? मकर रेखा है। ये 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, जिसे क्या बोलते हैं? कर्क रेखा भी बोलते हैं। पहली बात, इसके बीच में जलवायु कौन सी मिलती है भाई? कौन सी? ये वाला जो पार्ट है, इसे उष्णकटिबंधीय जलवायु प्रदेश भी कहते हैं। अपन वो चीज अभी चर्चा नहीं कर रहे। जब बात माही नदी की आई तो वो बता रहा हूं मैं। जब बात माही नदी की आई तो वो बता रहा हूं कि इसको 2 बार काटने वाली नदी कौन सी, इसको 2 बार काटने वाली नदी कौन सी, इसको 2 बार काटने वाली नदी कौन सी। इसको काटने वाली माही नदी कौन सी? माही नदी। इसको काटने वाली कांगो या जायरे नदी, कांगो या जायरे नदी कौन सी? कांगो या जायरे नदी। और इसको काटने वाली लिम्पोपो, लिम्पोपो नदी, लिम्पोपो नदी। ये देखिए 3 महत्वपूर्ण अक्षांश है, 23.5 डिग्री, 0 डिग्री, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। ये तीनों अक्षांश, इसे कर्क रेखा बोलते हैं, इसको भूमध्य रेखा, इसको मकर रेखा। इसको 2 बार काटने वाली नदी है माही नदी, इसको 2 बार काटने वाली कांगो या जायरे नदी, इसको 2 बार काटने वाली लिम्पोपो नदी। ये चीजें भी आपको याद रखना है भाई। देखिए, राजस्थान के दक्षिण से गुजरती है कौन सी कर्क रेखा? अपन ने पढ़ा है 21 जून। कौन सी जून भाई? 21 जून, जब राजस्थान में भयंकर गर्मी पड़ती है। जून के महीने में वैसे भी राजस्थान में सर्वाधिक गर्मी पड़ती है। राजस्थान का सबसे गर्म महीना कौन सा है भाई? जून का महीना ही है। 21 जून को इस पर सूर्य सीधा चमकता है। किस पर? कर्क रेखा पर। इस दिन राजस्थान सहित संपूर्ण उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। आपको पता है कि उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन कौन सा? 21 जून। सबसे छोटी रात कौन सी? 21 जून को, जब सूर्य कर्क रेखा पे सीधा चमकता है। उस समय संपूर्ण उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है भाई। अब इसके अलावा एक अक्षांश और है महत्वपूर्ण, 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश, जो अपन पहले पढ़ चुके हैं कि वो राजस्थान के मध्य से गुजरती है। राजस्थान के मध्य से गुजरती है 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश, वो राजस्थान के मध्य से गुजरती है। ये अक्षांश राजस्थान के मध्य से गुजरती है। एक चीज और लिखी गई है कि 21 जून 2015, 21 जून 2015, जब 21 जून की बात आई है तब यहां पर पढ़ लेते हैं कि 21 जून 2015 से प्रतिवर्ष योग दिवस मनाया जाता है। मोदी सरकार के द्वारा 21 जून 2015 से प्रतिवर्ष योग दिवस, 21 जून के दिन योग दिवस की शुरुआत की गई थी, जिसे पूरा विश्व मनाता है। तो ये था आज का अपना टॉपिक, राजस्थान के बारे में। कहाँ राजस्थान की उत्पत्ति हुई और राजस्थान का स्थिति और विस्तार का हम लोगों ने अध्ययन किया है। नेक्स्ट पार्ट में अपन पढ़ने वाले राजस्थान के भौतिक प्रदेश, विस्तृत तरीके से चर्चा करेंगे। जरूर आपको इसका लाभ मिलेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।